Hello, what's up everyone? This is me Ishita and we all are watching Igno Panchala. Today we will discuss unit number 6, India foreign policies towards Russia. So India और रशिया के कैसे रिलेशंस हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो इंडिया और रशिया दोनों ही एक स्टेबल रिलेशनशिप मतलब शेयर करते हैं फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. जब से देश आजाद हुआ है तब से ही इंडिया और रशिया के काफी स्टेबल और अच्छे रिलेशनशिप हैं. कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भी जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की, मैंने आपको प्रीवियस में बार बार बताया कि कोल्ड वॉर टाइम पीरियड था जब पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड इंडिया ने किसी भी ब्लॉक का साथ नहीं दिया था, ना नेटो का साथ दिया था ना ही यूएसएसआर का साथ दिया था. सो जब सोवियत यूनियन या यूएसएसआर डिक्लाइन कर गया और नेटो विन कर गया और एक तरीके से कैपिटलिज्म की जीत हुई एंड अमेरिका जो है सुपर पावर बन गया बिकॉज ऑफ दिस ओनली. तो उसके बाद जो है क्या स्टैब्लिश हुई, रशियन फेडरेशन स्टैब्लिश हुई एंड इंडिया और रशिया के रिलेशन तब से स्टेबल हैं, अच्छे हैं काफी एंड आने वाले टाइम में भी हम यही प्रे करते हैं कि अच्छे रहेंगे. नेक्स्ट, आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे, जहां पे दोनों ही देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए आपस में ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, डिफेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो है शेयर करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एंड सोवियत यूनियन ऑन इंडिया. देखो, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, कि सारी चीजें जो है स्टेट को कंट्रोल करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा नेटो था जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, उनकी स्ट्रेटेजी थी कैपिटलिज्म बेस्ड, कि जो लिमिटेड रोल है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए एंड मैक्सिमम रोल किसका होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए, मार्केट मार्केट का होना चाहिए, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देखें कि कैसे सोशलिज्म का इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर और हमारे क्यों अच्छे रिलेशन है रशिया से. सो सोशल एंड मार्क्सिस्ट आइडिया डीपली इन्फ्लुएंस मेनी इंडियन लीडर्स, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए और एम एन रॉय हो गए. हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो मैक्सिमम फोकस था वो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था इंडिया के अंदर. मैं लिख दूं यहाँ पे कि कहीं स्टेट लेड का मतलब क्या है, कि जो गवर्नमेंट है वो सारी चीजें कंट्रोल करेगी. स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेन फोकस था. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन आया तो उसने बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया वर्ल्ड वाइड. सोवियत सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इनकरेज फ्रीडम मूवमेंट इन एशियन अफ्रीका, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज थी इन्होंने जो कॉलोनी बनाया हुआ था वीकर नेशंस को, तो उसको सोवियत ने सपोर्ट किया कि भाई इन देशों को आजादी मिलनी चाहिए, ये जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस हैं इन ये एक्सप्लॉइट कर रही है इन देशों को. तो सोवियत ने अपना सपोर्ट दिखाया. इसलिए भी इंडिया और जो रशिया है उनके काफी अच्छे रिलेशन है, बिकॉज एशिया के अंदर इंडिया भी इज अमंग वन ऑफ दोज कंट्री जहां पे कॉलोनियल रूल था. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया डेवलपमेंट मॉडल. तो नेहरू जी जो थे वो सोवियत का जो प्लानिंग सिस्टम था प्रॉपर, की जहाँ पे स्टेट हर चीज कंट्रोल कर रही है, उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे. तो जब उन्होंने मॉस्को विजिट किया इन 1927 तो उन्होंने सोवियत की अचीवमेंट्स को लेके उन्हें प्रेज भी किया कि जो आपका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी गुड. सो इंडिया ने अडॉप्ट की 5 ईयर प्लान कि भाई हम 5 साल के लिए प्रॉपर गोल सेट करेंगे और उन्हें अचीव करने की कोशिश करेंगे विद इन टाइम पीरियड. जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगी यानी जो कंपनीज होंगी वो होंगी स्टेट ओन, सरकार उनको चलाएगी. नेक्स्ट, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इतनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होंगी वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. और सोशल और जस्टिस वेलफेयर पॉलिसीज भी, इनकी स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट. यानी हाँ प्रॉपर यहाँ पे हम किसका कंट्रोल देख रहे हैं, गवर्नमेंट का. और ये कब हटा, 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं तब हमारा स्टेट का जो रोल है वो डिक्रीज हुआ है. नेक्स्ट, इंडो सोवियत रिलेशंस इनिशियल फेज. तो कोल्ड वॉर के टाइम पे हम देखें तो इंडिया ने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल उन्होंने यूएसएसआर के साथ क्लोज रिलेशंस जो है अपने रखे. चाहे हम
सामने आके किसी भी प्रॉपर ब्लॉक को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम कहीं ना कहीं यूएसएसआर को फेवर कर रहे थे बैक फ्रंट पे। नेक्स्ट, रीजंस फॉर क्लोजनेस। अब क्लोजनेस के रीजन क्या थे? पहला था पाकिस्तान ने यूएस स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अलायंसेस ज्वाइन कर ली थी, जैसे कि सेंटो एंड सीटो। इतना इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि पाकिस्तान जो है यूएस से क्लोज होता जा रहा था, इसलिए हमारा सोवियत यूनियन से क्लोजनेस बनाना नेसेसरी था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हमारी क्लोजनेस हेल्प आउट की हमें इन फ्यूचर। तो जब कश्मीर का जब भी इशू आता है, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है, इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा है। सो जब भी ये वर्ल्ड लेवल पे यूएन के अंदर जब भी इशू आता है, तो उस रशिया ने हमेशा हमारा सपोर्ट दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, गोवा लिबरेशन। जब गोवा के इंटीग्रेशन की बात हुई कि भाई गोवा गोवा के जो मतलब गोवा में जो लोग थे वो लिबरेशन मांग रहे थे कि भाई हम जो है इंडिया का पार्ट नहीं है, हम इंडिया का पार्ट नहीं है, हम इंडिया से अलग है। तो उस टाइम पे भी जब इस मुद्दे को वर्ल्ड लेवल पे ले जाया गया, जब डिबेट हुई, तब भी रशिया ने जो है हमारा साथ दिया एंड बोला कि हाँ, गोवा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, उसको इंडिया में ही मर्ज कर देना चाहिए, ना कि सेपरेट कंट्री बनाना चाहिए। है ही कितना गोवा, इतना सा गोवा है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971 में जब इंडिपेंडेंस वॉर चला, कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा था, उस टाइम पे भी जो है रशिया ने मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री जो है इंडिया की काफी हेल्प की, क्योंकि बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़ा रोल है इंडिया का। हालांकि वो लोग कंसिडर कुछ नहीं करते हैं, मानते हैं कुछ नहीं, बट अगर इंडिया सपोर्ट ना देता तो कहीं भी बांग्लादेश जीतने नहीं वाला था, फिर वो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहता एंड पाकिस्तान का ही वहां पे रूल रहता। फोर्थ इज डिफेंस कॉपरेशन। तो यूएसएसआर बिकेम इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे हम देखते भी हैं, राफेल वगैरह, टैंक्स हो गए, सबमरीन मिसाइल्स, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से। नेक्स्ट, इंडिया रशिया रिलेशन पोस्ट सोवियत पीरियड। जब यूएसएसआर डिक्लाइन कर गया, कोलैप्स कर गया, उसके बाद रिलेशंस कैसे थे? चैलेंजेस क्या है रशिया के अंदर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, इकोनॉमी डिक्लाइन कर गई, ठीक है। फियर रिगार्डिंग कंटिन्यूटी ऑफ डिफेंस सप्लाईज। अब हमें मेन दिक्कत क्या हुई कि भाई हमें जो डिफेंस सप्लाईज मिल रहे थे पहले, क्या वो कंटिन्यू रहेंगे अब? क्योंकि जो यूएसएसआर है उसकी हालत जो है क्या हो गई, खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। बट इंडिया ने क्विकली अडेप्ट एंड डेवलप न्यू रिलेशंस विद रशिया। तो जब रशिया फेडरेशन सेटअप हुआ, तो हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज किया एंड क्विकली हमने रशिया के साथ भी अपने इक्वल इक्वल टर्म्स में हमने रिलेशन सेटअप किए। बी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है? 1993 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन हुई, 2000 में डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई एंड 2010 में उसको अपग्रेड कर दिया गया स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। अब वो कौन सी याद रखनी है? करंट वाली, जो 2010 से अभी तक चलती आ रही है। मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन। अब कहाँ कहाँ पे कॉपरेट करते हैं हम, कौन कौन से एरिया? सबसे पहला है डिफेंस। डिफेंस से की ही वजह से, बिकॉज हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है विद रशिया, यही मेजर रीजन है हमारे क्लोजर टाइज का, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन से हैं? इसमें से आप दो याद रख लेना, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट याद रख लेना एंड आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, जहाँ पे इंडिया और रशिया दोनों ही कॉपरेट करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन। सो रशिया ने हेल्प की है इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में और इंक्रीज करने में, ठीक है। टेक्नोलॉजी, चाहे वो टेक्नोलॉजी देने की टर्म्स में हम बोल सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, तो रशिया ने हमारी काफी हेल्प की है। मेजर प्रोजेक्ट क्या है? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो इंडिया और रशिया के बीच में है। थर्ड इज स्पेस कॉपरेशन। स्पेस लेवल पे भी सैटेलाइट लॉन्चेस हुए, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी हुई, स्पेस रिसर्च कॉपरेशन हुआ। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज की टर्म में भी, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है ना जिनका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, या हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम इंडिया में वो चीज बना सके, तो टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, बाहर विदेशों से अडॉप्ट करते हैं। अब ये चीज भी मैटर करती है, रशिया के ऊपर है कि वो हमें वो टेक्नोलॉजी दे या ना दे, ठीक है। चाहे तो रशिया ना दे, बट बिकॉज हमारे फ्रेंडली टाइज है, हमारा अच्छा रिलेशन है विद रशिया, इसीलिए हम देखते हैं काफी टेक्नोलॉजी हमने वहां से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस कहते हैं कैसे हैं? तो किन किन एरियाज में? पहले एनर्जी, माइनिंग, फार्मेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रेड जो है,
अगर इन टर्म्स ऑफ हम ट्रेड देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड के टर्म्स में इतने ज्यादा यू नो इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं है, बिकॉज ट्रेड हमारा इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड काफी कम है, ठीक है। बट स्टिल हमने न्यूक्लियर एनर्जी में देखा, माइनिंग में हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, फार्मेसी में है, आईटी सेक्टर में है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। नेक्स्ट हम देंगे इंडिया रशिया कोऑर्डिनेशन एट यूएन। फर्स्ट मैंने कश्मीर बताया कि हमेशा रशिया जो है सपोर्ट देता है कश्मीर वाले मुद्दे पे इंडिया का। सेकंड, टेररिज्म में भी जब 9/11 अटैक हुआ उस टाइम पे भी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए रशिया ने इंडिया का सपोर्ट दिखाया। थर्ड इज सीरिया एंड लीबिया। लीबिया, तो जब इन दोनों कंट्रीज के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे, तो हमारे जो ट्रम्प नहीं बोलूंगी, सॉरी, यूएस है, ठीक है, जो अपने आप को सुपर पावर कंसिडर करता है, वो जंप कर गया इन बिटवीन कि भाई हम रिजॉल्व कराएंगे जो भी इशू चल रहा है। तो इंडिया और रशिया दोनों ने सेम चीज कही कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो किसी भी कंट्री का इंटरनल मामला है ना। मान लो अगर आज के टाइम में इंडिया में कोई टेस्ट होने लगे, जो भी चल भी रहा है, कॉकरोच सीजेपी वाला चल रहा है या मैसिव लेवल पे भी होने लगे, जैसे हमने नेपाल के अंदर भी देखा कि गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट सेटअप हुई, तो उस टाइम पे किसी और अदर कंट्री को ये हक नहीं है कि वो उनके इंटरनल मैटर में जाके बोले या रिजोल्व कराने की बात करे। तो यूएस जो है वहां पे अपनी दादागिरी दिखा रहा था और बोल रहा था हम इंटरनल मैटर को रिजोल्व कराएंगे। सो उसके खिलाफ इंडिया और रशिया ने दोनों ने ही क्या की, सिमिलर अप्रोच अडॉप्ट की। उन्होंने बोला कि इंटरनल मैटर में किसी भी अदर देश का नॉन इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक देश की अपनी सवर्जिनिटी है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखा कि दोनों ने ही एक चीज को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, ईरान न्यूक्लियर इशू। तो यहाँ पे ये जो अभी रिसेंटली वॉर हुई थी ना, वो हुई भी इसलिए थी बिकॉज ईरान जो है न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है काफी टाइम से चला रहा है, और जो अमेरिका है उसको काफी टाइम से मना कर रहा है कि भाई तुम मत करो मत करो। बट ईरान नहीं माना, तो डेट्स वाई ये पूरा प्रॉपर वॉर हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्या था, ये हम जान लेते हैं। तो ये जो सेंशन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो देश न्यूक्लियर पावर प्रॉपरली डेवलप कर चुके हैं पुराने टाइम पीरियड में इन द सेंस जिस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, यूके, जर्मनी, अमेरिका हो गया, फ्रांस, ये जो डेवलप नेशन है ना, इन लोगों ने पहले ही जो है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर ली थी। अब आने वाले जो देश हैं उनको उन पे सेंशन लगा दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। इन्होंने जब किया तब इन्वायरमेंट खराब नहीं हुआ, और जब आने वाले डेवलपिंग नेशंस हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना, जब ये लोग डेवलप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। सो अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि ईरान ने भी जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया मेजर लेवल पे, तो उन्होंने उस पर भी सेंशन लगाया। अब जब अमेरिका की बात ईरान ने नहीं मानी, तो अमेरिका उनको थ्रेटन करने लगा। ये आज से नहीं, काफी टाइम पीरियड से चल रहा है ये चीज। तो यहाँ पे भी जो है रशिया और इंडिया ने किसका साथ दिया, ईरान का साथ दिया, और बोला कि फॉर देयर ओन कंट्री बेनिफिट, ठीक है, अगर अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए वो एनर्जी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास भी अपना खुद का प्रॉपर सेटअप है, ठीक है। नेक्स्ट है पैलेस्टीन इशू। हिस्टोरिकली बोथ सपोर्टेड पैलेस्टीन राइट एंड अरब कॉजेस। तो जो भी पैलेस्टीन में हो रहा है तो दोनों ने उस चीज को सपोर्ट किया है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, पहला डिफेंस सिक्योरिटी, जो मेजर सोर्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, वेपन्स का प्रोडक्शन है, वो हम कर रहे हैं रशिया की हेल्प से, मेजर। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल ऑयल नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, इन तीनों में भी हमारे काफी अच्छे बायोलिटरल रिलेशन है विद रशिया। दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे कोई भी एक कंट्री, ठीक है, या ये दो कंट्री का ग्रुप, तीन कंट्री का ग्रुप पावरफुल ना हो, जो पावर है वो डिवाइडेड हो अमंग डिफरेंट नेशंस और इक्वल रहे। क्योंकि अगर कहीं पे भी, जैसे भी आप हम देखते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, तो हमेशा अमेरिका क्या करता है, अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता है। किसी भी कंट्री का वॉर चल रहा हो हमेशा बीच में कूद पड़ता है। वो क्यों क्यों कूद पड़ रहा है, क्यों, और कोई कंट्री उसको कुछ नहीं कह पा रही, बिकॉज उसकी अथॉरिटी की वजह से जो उसने स्टैब्लिश किया आफ्टर कोल्ड वॉर। नेक्स्ट हम देंगे ब्रिक्स एंड एससीओ।
सो इंडिया और रशिया कॉपरेट करते हैं ब्रिक्स पे भी। बी फॉर ब्राजील एंड आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया। तो ब्रिक्स का भी पार्ट है, रशिया और इंडिया दोनों पार्ट है। नेक्स्ट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी पार्ट है, दोनों G20 का भी पार्ट है। तो यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस हम देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पे जो भी इश्यूज हैं ट्रेड रिलेटेड, कैसे आपस में ट्रेड करना है, ये सारे चीजों पे इंडिया और रशिया कॉपरेट कर रहे हैं विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स अलग है, SCO अलग इंस्टीट्यूशन है, G20 अलग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम देंगे सपोर्ट फॉर इंडियाज ग्लोबल एस्पिरेशन। तो रशिया ने सपोर्ट किया है हमेशा, जो इंडिया चाहता है एट वर्ल्ड लेवल, कि UN के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिले इंडिया को। ठीक है, अभी फिलहाल में UN के अंदर टेम्पररी मेंबरशिप है इंडिया की। टेम्पररी इन द सेंस कि सिर्फ पांच तो होते हैं परमानेंट, 5 परमानेंट मेंबरशिप है, और 10 ऐसी हैं जो हर 5 साल बाद बदलती हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो 10 सीट पे बैठने की पावर है वो कितनी, 10 कंट्रीज को होगी, उसके बाद 5 साल बाद फिर वो चेंज हो जाएंगी, वो 10 कंट्रीज हट जाएंगी और कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से तो इंडिया चाहता है कि जो 5 वाली पावर है ना, इसमें और कंट्रीज को भी ऐड किया जाए, और उन कंट्रीज को ऐड किया जाए जो डेवलपिंग नेशंस है। ठीक है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनको नहीं, जो डेवलपिंग नेशन है जैसे कि चाइना हुआ, इंडिया हुआ, जापान हुआ, तो इस टाइप से उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो रशिया इस बात को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, इंडियाज कंसर्न इन रिलेशन विद रशिया। अब हमारे मेजर कंसर्न क्या है कि हमें कैसे बेटर रखने अपने रिलेशन फॉर द फ्यूचर में भी। तो चाइना और रशिया की काफी क्लोजनेस बढ़ रही है, तो उससे हमें थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि चाइना हमेशा इंडिया का मेजर स्ट्रेटेजिक कंपिटिटर रहा है। नेक्स्ट, रशिया और पाकिस्तान की रिलेशन। रशिया और पाकिस्तान की रिलेशन भी काफी इंक्रीज हो गए मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेके। थर्ड, लिमिटेड ट्रेड, क्योंकि इंडिया का ट्रेड लिमिटेड है। तो जब ट्रेड की वजह से क्या होता है ना कि काफी डिपेंडेंस बढ़ जाती है कंट्रीज की आपस में, कि अगर हम उस कंट्री के साथ ट्रेड बंद कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। तो हमारा और रशिया का ट्रेड रिलेटेड इतना है ही नहीं। तो इंडिया का फर्दर विजन है कि हम ट्रेड काफी स्ट्रॉन्ग करें रशिया के साथ। नेक्स्ट, हम बहुत ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है ऑन रशिया। फिफ्थ, changing global geopolitics. तो India's closer tie with US sometimes create strategic balancing challenges with Russia, because रशिया और US दोनों राइवल हैं एक दूसरे के, और दोनों से दोस्ती मेंटेन करने में काफी जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है रशिया और US के साथ। प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन। तो फ्यूचर में हम कहाँ, फ्यूचर विजन क्या देख रहे हैं कि डिफेंस में हम और अच्छा करेंगे, एनर्जी में हम और अच्छा करेंगे। जो हम ऑयल अभी ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं अपना 80% जो भी, उसको हम सोचेंगे कि अब हम रशिया से भी जो है कोशिश करें कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट हम रशिया से भी इंपोर्ट करें, जिससे हमें एक कंट्री के ऊपर प्रॉपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर इन फ्यूचर हमारे ईरान से कोई प्रॉब्लम आ गई, या ईरान का किसी और कंट्री के साथ काफी अच्छा रिलेशन बन गया, और इंडिया इंडिया के साथ जो है कुछ भी प्रॉब्लम आई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इशू हुआ, तो इंडिया को ऑयल के मामले में, गैस के मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जो हमने भी देखा भी कि कैसे ईरान में कोई भी मेजर प्रॉब्लम हुई तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा। मल्टीलेटरल कॉपरेशन हम देख रहे हैं कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे दोनों कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। Despite new geopolitical challenges, India and Russia are expected to remain important strategic partner. तो चाहे geopolitical challenges आए, फिर भी इंडिया और रशिया जो है एक बैलेंस ऑफ फ्रेंडशिप आपस पे मेंटेन करके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है ना, इनको आप नोट डाउन कर लो, और कोशिश करना अपने उसमें समझाने की। जब आप लेक्चर देख लो तो उसके बाद अपने आप समझाने की। जैसे सोवियत सपोर्ट इंडिया हुआ, 3 फेज में आप इस पूरे आंसर को बता सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन आप यहीं से लिख देना, ठीक है, प्रॉपर यही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरा है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम बताएंगे कोल्ड वॉर वाले रिलेशन कैसे थे। कोल्ड वॉर वाला टॉपिक हो गया। कोल्ड वॉर के बाद हम बताएंगे जब सोवियत जो है डिक्लाइन हो गया प्रॉपर, उसके बाद कैसे रिलेशन थे। ठीक है, फिर मेजर इश्यूज क्या है जहां पे सोवियत ने सपोर्ट किया है इंडिया को। कश्मीर इशू हो गया, गोवा लिबरेशन हो गया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो गया, और डिफेंस कॉपरेशन पे। फिर पोस्ट सोवियत पीरियड बता दिया कि कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद कैसे रिलेशन थे। उसके बाद हमें क्या बताना है कि क्या मेजर, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया, यानी कहाँ कहाँ पे वो मेजर कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है, बस इतना बता के खत्म। ठीक है, ये लास्ट वाला बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बता के खत्म। यहाँ तक जो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के अंदर,
पूछा यही जाएगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं। सो हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में जो रिलेटेड है चाइना की। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।